अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब आला, वीलॉग शुरू करने से पहले एक साहब हैं, अमेरिका में मुकीम हैं, 2 साल से पाकिस्तान नहीं आ सके। अली जई नाम है उनका। मैं बड़े शौक से उनको फॉलो करता हूं ट्विटर पे, उनके वीलॉग्स सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं। अंदाज़े बयां बड़ा दिलकश है, कभी गुस्से में आकर बात करते हैं लेकिन बात लॉजिकल लगती है मुझे। उनके भाई को गोलियां मारकर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। मालूम नहीं किसने किया। अली जई को धमकियां कुछ अरसे से मिल रही थी। केपी गवर्नमेंट पे बड़ी जिम्मेदारी है कि इनके भाई के कातिलों को फ़ौरन से पहले पकड़ें। जुनूनी लड़का है, इमरान खान का जुनून है इसको। मैं अली जई के दर्द को समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ क्या गुजर रही है। मैंने भी अपना भाई नुमा दोस्त, अपना उस्ताद खोया है इसी तरीके से। मुझे भी खबर मिली थी, मुझे मालूम है कि अली जई पर क्या गुजर रही होगी। मैं उसका दुख समझ सकता हूँ, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ, मैं उसकी तकलीफ़ भी समझ सकता हूँ। जो ट्वीट उन्होंने की थी कि जहाँ मेरा पुत्र अल्लाह के सुपुर्द जन्नत में मिलेंगे, छोटा भाई जवान मौत, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। गंडापुर सरकार को फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, कातिलों को हर हाल में पकड़ना चाहिए। अब आ जाते हैं जनाब आगे। कल मैंने आपको बताया था DGI इश्तियार साहब और वज़ीर इत्तलात साहब जो है उन्होंने जी ब्रीफिंग देनी है, बैकग्राउंड ब्रीफिंग। सुबह तक तो तहरीक इंसाफ को मिली नहीं थी ये इनविटेशन। अब इनविटेशन बैरिस्टर गौहर को अकेले को मौसूल हो चुकी है कि आएँ जी अता तारड़ से ब्रीफिंग हासिल करें। इस पर डिबेट चल रही है कि अता तारड़ क्या इस काबिल है कि उससे ब्रीफिंग अटेंड की जाए। क्या बैरिस्टर गौहर को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बग़ैर इनकी मीटिंग का अहवाल जाने, बग़ैर किसी को फ़ोन किए ये बता सकता हूं कि गौहर साहब बेचैन होंगे जाने के लिए कि मुल्की सलामती का मामला है, हमें फ़ौरन से पहले वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अता तारड़ को जफ्फी डाल लेनी चाहिए, चुमिया ले लेनी चाहिए उसकी 12 से 16 कम अज़ कम। जबकि काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि जी कौन है अता तारड़, ये क्या ब्रीफिंग देगा हमें। ठीक है। दूसरी चीज़, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब को नहीं बुलाया गया, गौहर साहब को बुलाया गया। गौहर साहब एक डव हैं, वो एक पीसफुल बात है, अमन की बात करते हैं। लेकिन गौहर साहब इस टाइम कायम मुकाम ही सही, टेम्परेरी ही सही, लेकिन वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो उनका ये इस्तेहकाक होना चाहिए कि अगर सबसे बड़ी सियासी जमात का चेयरमैन आ रहा है तो अपने साथ अपने कुछ लोग लेकर आए जो उस मीटिंग को अटेंड करें, जो अहम सवालात पूछ सकें, जिनको मालूम हो सके कि सिक्योरिटी में हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे खड़े। मुझे पूरा यकीन है हमारी सिक्योरिटी मजबूत हाथों में है। नहीं भी होती तो मैं ये यकीन करने पर मजबूर हूँ कि जी मजबूत हाथों पर है। लेकिन मेरे कुछ सवालात भी हैं, मैं वो भी जानना चाहूँगा। मेरे अपने कुछ सवालात, इस तरह बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। हमारी पाक फ़िज़ाइया, किसी को शक नहीं उनके प्रोफेशनलिज्म पर। कुछ अरसे से कुछ एक दो इंसिडेंट शायद ऐसे आए, लेकिन ओवरऑल वी नो के हम भारत कहाँ स्टैंड करता है। और मुझे तो ये लगता है कि हमारी स्टेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि मैं बयान कर रहा हूँ, एक के बदले दो। कि तुम एक बम मारोगे हम 2 मारेंगे, तुम एक बंदा मारोगे हम 2 मारेंगे। इससे कम पे हम राज़ी नहीं हैं। जो JD वैंस साहब कह रहे हैं कि भारत एक छोटा मोटा हमला कर ले और पाकिस्तान ऊँ करके चुप हो जाए, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। एक के बदले 2 वरना नो सॉरी। दूसरी तरफ मेरे ये भी सवाल है कि अता तारड़ साहब कौन है, ये क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं। अता तारड़ साहब वो आदमी हैं जिन्होंने आधी रात को आकर ऐलान किया कि जी 48 घंटे में हमला होगा। वो 48 घंटे गुजरे हुए, 48 घंटे हो चुके, हमला नहीं हुआ। जिस टाइम इन्होंने ऐलान किया उस टाइम पे पाकिस्तानी, मैं बड़े बड़े नून लीगियों को जानता हूँ, अजीमुश शान पटवारी जिनको आप कह सकते हैं, वो भी हंस रहे थे। वो कह रहे थे क्या कर रहा है बंदा। ठीक है, शहबाज गिल साहब जो हैं वो जब ऐसे PM थे, अता तारड़ को वो डेंटोनिक का खिताब दे गए थे। वो खिताब इनकी जान नहीं छोड़ता। ठीक है, तो कोई इनको सीरियस नहीं लेता। तो कुछ खुदारा जंगी हालात में सीरियस किस्म के लोगों को आगे लेके आएँ, ऐसे लोगों को मत आगे लेके आएँ। और ये ब्रीफिंग तो शहबाज शरीफ साहब को देनी चाहिए, मुल्क की सलामती का मसला है। या शहबाज शरीफ साहब ऊ करके जो है वो एहतजाज कर रहे हैं साइड पे खड़े होकर, बॉर्डर पे भेज दे इनको, और इन्होंने कुछ करना नहीं, वहाँ पर खड़े होकर ऊ करते रहे, क्योंकि कौम को इन्होंने ऊ वाला एहतजाज करना सिखाया था। लेकिन अब तो टाइम आ गया जंग का, वो इनसे लड़ी नहीं, तो ये मोदी की तस्वीर सामने रख के ऊ कर रहे हैं, अपने कमरे में एहतजाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या है। दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने कल रात को कहा था, अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब साहब को इस ब्रीफिंग में नहीं बुलाया जाएगा क्या। अपोजिशन लीडर तो वो हैं, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, गवर्नमेंट का लीडर एंड अपोजिशन का लीडर। ठीक है, कम अज़ कम ये दो तो होने चाहिए किसी भी किस्म की ब्रीफिंग में। गवर्नमेंट का लीडर शहबाज शरीफ वो ऊ कर रहे नहीं है जी। उमर अयूब साहब, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। अच्छा, उमर अयूब साहब जो हैं जनाबे वाला, उनके जो दादा हुजूर थे वो आर्मी चीफ थे, और अयूब खान साहब थे। तो उनको फ़ौज का काफ़ी सारी चीज़ों का ज़ाहिरी बात है पता है। उनके वालिद साहब भी फ़ौज में थे, और आपको शायद को बहुत सारे लोगों को नहीं पता, उनके उमर अयूब साहब के साहबजादे भी फ़ौज में हैं, शायद कैप्टन हो या लेफ्टिनेंट हैं, यंग हैं, वो भी फ़ौज में ही हैं। उमर अयूब साहब को बहुत सारी
चीज़ों का इल्म है। उमर अयूब साहब आपको नहीं पता, वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, वो एक पायलट भी हैं, वो वेपन्स एंड एम्यूनेशन उनके उन्होंने कोर्सेज कर रखे हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक भी है, उनको बहुत ज़्यादा इल्म भी है। अगर आप उनसे डिस्कशन करेंगे तो आपको मालूम होगा ही नोज़ अलॉट। वो बड़े ऐसे सवाल उठा रहे हैं जनाब कि यूक्रेन को हमने जो आर्टिलरी शेल्स बेचे हमने कितने बेचे हैं और हमारे पास आर्सेनल में कितने पड़े हैं। इनके सवाल का जवाब नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं सीक्रेट है। वो हिसाब किताब भी करके उन्होंने ट्विटर पे डाला कि भाईजान इतने शेल अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, इतने हमने बेच दिए, हमारे पास हैं कितने। ये तो टोटल 3 से 4 दिन के शेल्स रह गए हमारे पास जो हमने यूक्रेन को बेचे। उसमें एक कॉमेडियन है, हमारे दोस्त हैं, वो शफात अली साहब, उन्होंने दूध का हिसाब दे के भेजा कि जी पाक फौज जो है दिन में इतने कप चाय बनते हैं, इससे हिसाब से तो दूध खत्म हो जाना चाहिए। मतलब हुन मज्जा चोन बेचते बम बनाने विच शफात साहब को फ़र्क नहीं। इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को, ये सीरियस काम है। ये जंग जो है ना, ये सीरियस काम है, ये कॉमेडी तो नहीं है कि शफात अली जाके उधर बॉर्डर पे 2 जुगते लगाएगा जाके तो इंडिया के 3 सोल्जर्स बेहोश हो जाएंगे, या वहाँ से उनका जस्सी आके यहाँ पर 3 वो लतीफ़े सुनाएगा तो हमारे सोल्जर्स बेहोश हो जाएंगे। तो दिस इज़ सीरियस बिजनेस। तो इसको वॉर इज़ अ सीरियस बिजनेस, इसको सीरियस लोगों को हाथों में रहने दे। उमर अयूब ने जो सवाल किया है उसकी गहराई में जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। इसीलिए शायद उमर अयूब साहब की सीट भी खतरे में है। उमर अयूब साहब नापसंदीदा तरीन भी हैं, उनको सेंसर भी किया जाता है और उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाता। ये बड़े लैशिंग सवालात है उमर अयूब साहब के, जिनका कोई जवाब कहीं नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल मुझे तो। अच्छा, साथ साथ जनाब वाला तहरीक इंसाफ के निकाले गए साबिक रुकन MN जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने एक खुली ऑफ़र कर दी। वो वैसे नाराज़ रूसी जनानी का नसदे रहते हर टाइम। अब जनानी मैं डेरोगेटरी नहीं कह रहा, बट रूसी जनानी ज़रा सही लगता है। रूसा पाइया जो है वो ज़रा अच्छा नहीं लगता बोलने में, तो वो रूसी जनानी की तरह हर टाइम रूसे ही रहते हैं। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ एहतजाज की क़यादत मुझे सौंप दें तो मैं 9 मई तक ठोक दे, मैं ऐसा तबाहकुन ये करूँगा वो करूँगा, इससे बड़ा एहतजाज नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि मैदान भी है, घोड़ा भी है, खोते भी हैं, तो ये तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए, बल्कि 9 मई नहीं पूरा मई दे देनी चाहिए कि जनाबे वाला ये एहतजाज, आप लीडर हैं एहतजाज के, करें एहतजाज। फिर हमसे रिसोर्सेज मत मांगिएगा। ये मत कहिएगा कि जी अली अमीन साहब लड़के दें, ये मत कहिएगा कि पैसे चाहिए मुझे। आपने एहतजाज करना है, आप रैली करें लोगों को। मेरा ख्याल है ये बेहतरीन मौका है तहरीक इंसाफ के पास। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको भी पता चल जाए कितने मकबूल हैं। अगर इमरान खान का नाम इनके पीछे नहीं है, ये अपनी तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए आ रहे हैं, तो जनाबे वाला ये एहतजाज करें, इनको लग पता जाएगा। फिर ये जो दरमियान वाला बाबा जी है ना, ये वाले इस तरह ये रख के बैठे होंगे मुंह पे उंगली, और इनके जो हैंडलर्स हैं ना वो इसकी तरह मत्थे पे हाथ मार रहे होंगे, और हमारे जैसे है ना ये बाबा नंबर 3 की तरह ना सोच रहे होंगे कि क्या की किया तू भाई, चवला मारी है तू है। ये 3 बाबे मैंने रखे, इसलिए मैंने ये बाबे जो है ना इनसे रेफरेंस लेनी है, मेरी मदद के लिए आए हुए बाबे ये तीनों। ये बड़े सुंदर और सुशील बाबे हैं, ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं। इस तरह के मजीद बाबे भी मैं ढूंढ रहा हूँ, और कोई मुझे बता दे अगर पाकिस्तान में लाफिंग बुद्धास कहाँ से मिलते हैं, वो सी नो इवल हेयर नो इवल वाले, तो वो मैंने इस साइड पे रखने हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे, ताकि मैं उसकी भी मिसालें दे के ना ज़रा आपको हर चीज़ क्लियर समझा दिया करूँ। तो जनाबे वाला ये है इस टाइम नून लीग की सियासत ये है कि एक मर्द मोमिन, मर्द हक ज़ियाउल हक के बाद मर्द मोमिन आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं। वो वतन के मुहाफिज हैं, उन्होंने कुरान भी हिफ्ज़ किया हुआ है, वो भस्म कर देंगे दुश्मनान को। जबकि तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब कह रहे हैं भाईजान हमें ये तो बताएं आपने गोले आपके पास कितने, आप कैसे मारेंगे। बीच में रह गया आदिल राजा। आदिल राजा की सीधी सीधी फरमाइश है भाईजान कि अगर इंडिया 1 मारेगा तो आप 2 मारेंगे, उससे कम पे मैं राज़ी नहीं हूँ, उससे कम पे कौम राज़ी नहीं है, छोड़ना नहीं है इनको। ये हर टाइम जंग लेके आता है मोदी, तो एक दफ़ा इसको फुल तुन देना चाहिए मेरा ख्याल है। जब आप इनएविटेबल है ना, इफ़ वॉर इज़ इनएविटेबल, तो आप ये भी करके देख लें। दूसरा है जी परवीन स्वामी साहब, एक भारतीय हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस बार इंडिया कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को टेक ओवर किया जाए। जो आज़ाद कश्मीर है, जिनको वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, हम उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसको टेक ओवर कर लिया जाए जनाब। उसको टेक ओवर करने के बाद हम ये पूरा का पूरा कश्मीर भारत ले उड़े और हम यहाँ पर हाथ मलते रह जाएं। तो मेरा ख्याल ये है स्वामी साहब कि आप एक हैं प्रवीण स्वाहिनी भी हैं, ज़रा 2 मिलते जुलते नाम है। तो प्रवीण स्वाहिनी साहब जो लिख रहे हैं वो बराए मेहरबानी करके ये प्रवीण या प्रवीण स्वामी को भेज दीजिए, ताकि उनको समझ आ जाए कि आपने ऐसी कोई हरकत की तो अदील राजा साहब जो यहाँ पर बोल रहे हैं उनके मुताबिक आपके साथ क्या होना है, आपको कितने अदद लिटर्स हम जो है कैश में रसीद करेंगे, और आपकी जो हिप्पी है वो कितनी अदद लाल कर देंगे। ये ज़रा एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा ये ख्याल है कि ये स्वामी साहब की जो कोशिश है अगर ये होती है तो पाक फ़ौज को फ़ौरन से पहले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्ज़े में ले लेना चाहिए। शिमला मुआहिदा आप अनाउंस कर चुके हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं, उसी दिन के खलास
ताशकंद मुआहिदा खलास और फ़ौरन से पहले वहाँ पर लगाएं झंडा पाकिस्तान का और उसको कर लें आप अपने कब्ज़े में। ये आज़ाद कश्मीर को मेरा ख्याल है आज़ाद कराने का, जो कश्मीर को फुल आज़ाद कराने का ये सुनहरी मौका है। कब्ज़ा करें, कब्ज़ा करने के साथ ही 2 हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ पर एक रेफरेंडम करवाएं कश्मीरियों के उमंगों के ऐन मुताबिक आज़ाद, और उनसे पूछ लें कि जी वो किस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। और मुझे 99% यकीन है कि वो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहेंगे। मेरा ख्याल है ये एक दफ़ा भारत को भी तुन देना चाहिए, जितना वो कहते हैं ना, तुन दिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, तो उसमें जो तुन है ना वो हमें निकाल के दी करके साथ ना भारत के साथ करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।